उत्तरी रोशनियों की ओर दिन और रात, कितना पानी, कितना हाथ फैल जाते हैं और नन्हे से आलिंगन में समूचा अंतहीन समुद्र सिमट आता है। मुद्दत पहले घर की छत पर मछलियों का खेल खेलते हुए क्या कभी सोचा था कि एक दिन सचमुच लहरें हमारे सिर पर से गुजर जाएंगी और हम, जो अब बड़े हो गए हैं, बच्चों से डरते ठिठुरते हुए डेक पर बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, कंबलों में सिकुड़े हुए बंडलों से। लंच की घंटी बजेगी तो भी, डिनर की पुकार होगी तो भी, बिना हिले डुले भूखे प्यासे तपस्वियों से अध सोए अध जागे, रात और दिन। 2 दिन तक समुद्र पक्षी बराबर हमारे जहाज के पीछे उड़ते रहे, धूप और आंधी में, दिन रात। जब जहाज के किचन से बावर्ची पुरानी बासी रोटी के टुकड़े, फलों के छिलके या बची खुची गोश्त की तरकारी बाहर फेंकता तो वे उन पर उतावले से होकर टूट पड़ते, समुद्र में गोते लगाते हुए उन्हें निगल लेते और फिर उड़ने लगते। उस घड़ी की आशा में जब 12 या 13 घंटे बाद बावर्ची फिर अपना सिर किचन की खिड़की से बाहर निकालेगा। किसने कहा था कभी समुद्र पक्षी के रोमांटिक सौंदर्य के बारे में? 6 दिन का सागर पथ है कोपेनहेगन से आइसलैंड तक। हर दिन को गिनना पड़ता है समय का हिसाब रखने के लिए, और समय है जिसने अपने को दिन और रात के पहियों से मुक्त करके फैला दिया है समुद्र की अबाध नीलिमा पर। लंबे होते हुए दिन, सफेद रातों तले चीखती लहरें, पानी के बीच धरती पानी की बिलखती प्यास, उदासी, चक्कर, थकान, इन सब से मुठभेड़ बाद में हुई। पहले दिन सबके चेहरे पर ताजगी, उल्लास और ललक, भोजन के प्रति उत्साह, आधे पढ़े हुए उपन्यासों को खत्म करने की उमंग, नए मित्र बनाने का जोश, सब कुछ था। डेक की कुर्सियां भरी रहती, लड़कियों के बालों पर बंधे लाल नीले हरे स्कार्फ हवा में उड़ते रहते। जहाज के कामों में प्रेमियों के जोड़े समुद्र पर तिरते हुए सपनों में खोए रहते। जब कभी मौसम अच्छा होता, सब अपने अपने कंबलों में लिपटे हुए धूप सेकते बैठ जाते। विभिन्न देशों के यात्री वहां जमा थे, स्विस, जर्मन, स्वीडन और अकेला एक भारतीय। डेक के ऊपर बार थी, फर्स्ट क्लास के सामने। अक्सर रात्रि के भोजन के बाद जब डेक पर हवा तेज हो जाती और कंबलों के बावजूद दांत कटकटाने लगते, यात्रियों के छोटे छोटे गुच्छे बार में जा बैठते। बंद खिड़कियों के परे समुद्र की अधीर बेचैनी देने वाली चीखें गूंजती रहती, मानो किसी बनैले जंतु को पिंजड़े में बंद कर दिया गया हो और वह हांफता बदहवास सा होकर बाहर निकल आने के लिए छटपटा रहा हो। चिड़ियाघर में बंद क्या कभी किसी सिंह को देखा है? उसकी शुद्ध असहाय विक्षिप्त घुटन को? किंतु उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लम्हों के लिए डेनिश बियर या फ्रेंच कोन्याक पीते हुए हम भूल जाते कि हम असीम अंधेरे के एक छोटे से टुकड़े पर तिर रहे हैं, कि हमारे नीचे एक नीली रहस्यमय जादुई दुनिया बसी है, हमारे संग संग रेंग रही है, शुद्ध, अशांत और निस्तब्ध। इस दुनिया का आभास उसी समय होता जब कोई अल्हड़ सी लहर पूरी निर्ममता से हमारे जहाज को धकेल देती और अचानक हमारे सामने मेज पर रखा बियर का गिलास लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ता, और तब बार में हर मेज पर अपने अपने गिलासों को बचाने की बचकानी सी भगदड़ मच जाती। किंतु समुद्र का यह नशा और उल्लास ज्यादा दिनों तक नहीं टिका रह सका। उत्तरी सागर के खुले नग्न विस्तार में पहुंचते ही हमारे जहाज को अचानक प्रागैतिहासिक काल की बनैली आदिम लहरों ने लपेट लिया। जान पड़ता था जैसे कोई अदृश्य दानव हमारे गुल्फास को एक नन्हे से खिलौने की मानिंद ऊपर नीचे उछाल रहा हो। डेक पर 2 कदम चलते हुए लगता था जैसे हम एक छोटे से भूकंप के भीतर से गुजर रहे हैं। जहाज अब ऊपर नीचे न डोलता हुआ दाएं बाएं हिचकोले खा रहा था। डेक पर पानी के चहबच्चे लग जाते थे और अब वहां बैठना खतरे से खाली नहीं था। जहाज के बीचों बीच एक चौड़ा सा चबूतरा था जो अपेक्षाकृत अधिक सूखा और सुरक्षित रहता था। डेक से खदेड़े जाने के बाद हमने बचाव का दूसरा मोर्चा यहीं पर गाड़ लिया था। इस बीच कई परिचित मित्रों से धीरे धीरे साथ छूटता गया। पहले दिन के जाने पहचाने साथी अब बहुत कम डेक या भोजन कक्ष में दिखाई देते थे और हम मन ही मन अनुमान लगा लेते थे कि वे मृत्युशैया, मजाक में हमने सी सिकनेस को मृत्युशैया की संज्ञा दे रखी थी, के शिकार हो गए हैं।
ऐसा भी होता था कि किसी शाम बार में हम किसी हृष्ट पुष्ट व्यक्ति से हंस खुलकर गपशप कर रहे होते और दूसरे दिन वह सज्जन ऐसे गायब हो जाते कि अगले 24 घंटों तक उनके दर्शन ही न होते। दोबारा मिलने पर उनका पीला जर्द चेहरा देखते ही हम भाप जाते कि वह बेचारे तहखाने से वापस लौटे हैं। तहखाना, यह नाम हमने अपने सेकंड क्लास के सामूहिक केबिन को दे रखा था। हमारे लिए अलग अलग केबिन नहीं थे, सब मिलजुल कर एक संग बैरक नुमा कमरे में सोते थे। एक बिस्तर के ऊपर दूसरा बिस्तर लगा था, बीच में सब लोगों का सामान और इर्द गिर्द बहुत ही मध्यम बत्तियां, जैसे फाइटिंग लाइन के पीछे कोई छोटा सा अस्पताल हो। इस अंधेरे लंबे सीलन भरे तहखाने में घुसते ही सिर चकराने लगता था। इससे छुटकारा पाने के लिए ही हम दिन रात डेक पर डटे रहते थे, जिसे हमने फाइटिंग लाइन का नाम दे रखा था। लीथ के बंदरगाह पहुंचने से पहले जहाज के यात्री खुद ब खुद 3 वर्गों में बंट चुके थे। वे यात्री जिनके लिए समुद्र का होना बराबर था, वे अक्सर आराम से अपने अपने बिस्तरों पर सोते रहते और जब ऊब जाते तो बार में बैठकर बियर पीते, आइसलैंड का नक्शा देखते या राइटिंग टेबल पर चिट्ठियां लिखते। वे सुबह शाम यथा समय या समय से पहले ही लंच और डिनर लेने डाइनिंग रूम जाते थे और मुस्कुराते हुए तुष्ट भाव से वापस लौटते थे। हम सब उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, इसके अलावा शायद हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरे डेकवासी जो चारों ओर शत्रुओं से घिरे थे, केबिन में जाते ही उनका सिर चकराने लगता था। भोजन कक्ष में को देखते ही मितली आने लगती थी और बार में बैठकर मद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जिनके मन में गहरी सात्विक निरासक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। मृत्युशैया से अपने को मुक्त रखने के लिए जिन्होंने डेक का सहारा पकड़ रखा था, रात दिन कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते अपने अपने स्लीपिंग बैग या कंबलों में सांस लेती गठरियां से वे डेक के चबूतरे पर पड़े रहते थे। डिफेंस लाइन के सिपाही, मैं इसी मंडली के संग आखिर तक घिसटता रहा। तीसरे और अंत में मृत्युशैयावासी जो डेक के कष्टों से घबरा कर अपने गर्म बिस्तरों पर लेटने का मोह संवरण न कर सके और फिर वहीं के हो रहे। तहखाने के बिस्तरों पर उन्हें लेटे देखकर अक्सर युद्ध में घायल सैनिकों का स्मरण हो आता, जो डेक की डिफेंस लाइन पर शक्त विक्षत होने के कारण जहाज के डॉक्टर द्वारा यहाँ भेज दिए गए हों। तीसरे दिन सुबह बदली और कोहरे के पर्दे पर जमीन की धुंधली सी रूपरेखा दृष्टिगोचर हुई और हम बहुत पस्त और थके हुए थे। लीथ बंदरगाह का नाम सुनते ही डूबे और टूटे हौसलों को वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमारे जहाज को यहाँ 5-7 घंटे विश्राम लेना था और इस दौरान कोई भी जहाज पर रहने के लिए उत्सुक नहीं था। कुछ घड़ियों के लिए हम अंधेरे तहखाने, डेक की सर्दी और जहाज संबंधी हर चीज से छुटकारा पाने के लिए उतावले से हो उठे थे। जमीन, दुकानें, लोगों की परिचित आवाजें और पुराने गिरजे, लगा जैसे हम एक लंबी मुद्दत के बाद सभ्यता की दुनिया में वापस लौट आए हैं। यद्यपि हम जहाज से उतरकर ठोस धरती पर चलने लगे थे, हमें देर तक यही महसूस होता रहा जैसे हम शराबियों की मानिंद किसी डोलती डगमगाती चीज पर चल रहे हों। समुद्र अब भी हमारे संग था। मन में पहले से यह भ्रम था, हालांकि इस भ्रम का कोई विशेष आधार हो याद नहीं आता, कि बंदरगाह से एडिनबरो जाने में काफी देर लगेगी। किंतु जब बस ने सिर्फ आधा घंटे में हमें शहर के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया तो हमें काफी आश्चर्य हुआ और कुछ निराशा भी। सबसे पहले चाय पी, चाय और टोस्ट, और तब पहली बार पूरी वास्तविकता से एहसास हुआ कि हम इंग्लैंड में हैं। इंग्लैंड ना सही, स्कॉटलैंड में, किंतु हर चीज बार बार लंदन के बीते दिनों का स्मरण करा जाती थी। डबल डेकर लाल बसें, एल और ड्राफ्ट के बियर घरों के दरवाजे के सामने रखी दूध की बोतलें, गार्डियन और टाइम्स, प्लेयर्स प्लीज के विज्ञापन, हैमबर्गर और हॉट डॉग और पेलिकन सीरीज की पुस्तकें जिन्हें देखे अरसा गुजर चुका था, और कोहरा। किंतु रफ्ता रफ्ता कोहरा उठने लगा था और हम खुलती फीकी धूप की हल्की खुमारी में भीड़ के संग संग घिसटते जा रहे थे। पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस हुआ कि धरती, महज ठोस धरती पर चलने का भी अपना एक अलग सुख है। वह पैरों के नीचे कांपेगी नहीं, हिले डुलेगी नहीं। यह ख्याल मन को अजीब सांत्वना सी देता है। यदि हमें उस समय कोई यह कहता कि हम जिंदगी भर धरती पर ही चलते रहे थे,
तो हमें कुछ वैसा ही विस्मय होता जैसा मोलियर के जेंटलमैन को यह जानकर हुआ था कि वह जीवन भर गद्य में बातचीत करता रहा है। ऊंचा नीचा शहर एडिनबरो, प्रिंसेस स्ट्रीट पर चलते हुए आम स्कॉटिश लोग, पहाड़ी लोगों से सहज और खुशमिजाज। लगता है अंग्रेजों की अभिजात औपचारिकता इन्हें नहीं छू गई है। सड़क के बीचों बीच ठठाकर हंसते हैं और अचानक याद हो जाती है रॉबर्ट बर्न्स की। प्रिंसेस स्ट्रीट के सामने ही एक छोटे से बाग में बर्न्स का स्मारक है और उनकी मूर्ति के सामने स्मरण हो आते हैं मुद्दत पहले पढ़े उनके गीत, उनकी कविताएं। कितना कुछ जो हम स्कॉट जाति के बारे में जानते बूझते हैं। जीने और मरने की भूखी हठीली चाह, हर अन्याय के विरुद्ध सुलगता विद्रोह, एक खुरदरी उच्छृंखल सी अराजकता, गरीबी और गर्व, दूर पहाड़ियों की पुकार और शहरी पबों की पियक्कड़ चीखें, यह सब और इसके अलावा बहुत कुछ भी बर्न्स के गीतों से निकलकर हमारे संग संग चलता है एडिनबरो की गलियों में। शायद यह है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम यात्री किसी भी जगह पहली बार नहीं जाते। हम सिर्फ लौट लौट आते हैं उन्हीं स्थानों को फिर से देखने के लिए जिसे कभी किसी अजाने क्षण में हमने अपने घर के कमरे में खोज लिया था। क्या यह कभी संभव है कि हम ओस्लो में घूमते रहें और अचानक गली के नुक्कड़ पर इब्सन के किसी पात्र से भेंट न हो जाए? या पहली बार आईफल टावर के सामने फैली पेरिस की छतों को देखकर हमें अपने पेरिस की याद न हो आए जिसे हमने बाल्ज़क के उपन्यासों और रजिस्ताओं की कविताओं से चुराकर खास अपनी निजी एल्बम में चिपका लिया था? ये ख्याल बादलों की तरह बह जाते हैं स्कॉट मेमोरियल की पहाड़ी पर जिसकी ढलान पर हम लेटे हैं। थॉरगेयर ने कुछ फोटो लिए हैं, हल्की हल्की रोई में भरी आवाजें। सामने फैला है एडिनबरो और उसके परे मेघाच्छन्न आकाश। फोर्ट की ऊंची बुर्जियों पर परिंदों का झुंड उड़ा जाता है। नीचे खड़े हैं बुझी बुझी मैली धूप में शहर के मकान, कोयले और गर्द में सनी नंगी दीवारें, ऊंची नीची छतें, चिमनियां, बरामदों में सूखते हवा में फड़फड़ाते कपड़े। शहर वही है किंतु पहाड़ी की चोटी से देखने पर बिल्कुल बदल गया है, जैसे हम उसकी फोटो का नेगेटिव देख रहे हों। किंतु आंखें शहर की चिमनियों के परे फिसल जाती हैं, उस ओर जहां धरती का आंचल भीग रहा है नीली स्याही में। एक गीली बैंगनी रंग फीकी धूप में घुलता फैलता। उत्तर की ओर जहां एक अदृश्य बिंदु पर आइसलैंड टिका है, नीली चट्टानें जहां मोम सी बनकर धूप में पिघल रही हैं, और बादल हैं जो थिएटर के पर्दों से हवा में टंगे हैं, जिन्हें हमारा जहाज एक एक करके उठाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। हम धूप में ऊँघने लगे हैं। हवा चलती है और अजीब कोमल सी सरसराहट होती है कानों के पास। घास, तितलियां या महज हवा। थॉरगेयर दूरबीन से बंदरगाह की ओर देख रहे हैं। सोते हुए भी मुझे लहरों का स्वर सुनाई देता है, जैसे कोई रो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ हवा में सरसराती घास है और ऊपर बादल है और समुद्र बहुत दूर है। अचानक थॉरगेयर मेरा कंधा हिलाते हैं। देखो उस तरफ। वह उंगली से इशारा करते हैं और दूरबीन मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। एक नन्हा सा सफेद धब्बा दूरबीन के शीशे पर सिमट आया है। गुल्फॉस, हमारा जहाज। दूर से वह कितना अरक्षित और असहाय सा दिखाई देता है। अब हमें चलना चाहिए, थॉरगेयर ने जम्हाई लेते हुए कहा। सोने की जबरदस्त इच्छा होती है, घास पर भूल जाने की इच्छा होती है कि हमें फिर डेक की डिफेंस लाइन में जाना होगा, लेकिन हम नीचे उतरते जाते हैं दोपहर की लंबी छायाओं के संग। बीच यात्रा में मोहब्बत से बचना चाहिए। एक पुरानी चीनी कविता की पंक्ति याद आती है। समय कम और सीमित है। शाम को 4 बजे तक जहाज पर पहुंच जाना होगा। इतना समय नहीं कि जहाज पर भोजन करने के बाद वापस शहर लौटा जा सके। हम चाय पीकर ही संतुष्ट हो गए हैं। फोर्ट और आर्ट गैलरी के बीच चुनाव करना ही होगा। दोनों को देखने का समय नहीं है। निर्णय करने में ज्यादा उहापोह नहीं करनी पड़ी। हमारे पांव एडिनबरो आर्ट गैलरी के चौड़े दरवाजों की तरफ बढ़ जाते हैं। कितने कम याद रह पाते हैं चित्र, दीवारों पर टंगे फ्रेमों में बंद खून और पसीने में लिथड़े स्वप्न। और हम हैं कि हर कदम पर सदियों को पार करते जाते हैं। संग रह जाता है केवल एक आभास, रंगों और आकृतियों से उत्पन्न हुई
किंतु उससे अलग एक स्मृति, शून्यता को काटती एक उड़ान, एक चीख, बंद सदियों की कुछ चाबियां जिन्हें हम अपने संग ले जाते हैं और बाद में खोलते हैं अकेले में अपने ही अकेलेपन को। जब कभी एडिनबरो की आर्ट गैलरी के बारे में सोचता हूँ, आंखों के सामने घूम जाते हैं तितियान के चित्र। लगता है जैसे मानव आत्मा अपने सब बंधनों को तोड़कर सुनहरे असीम आलोक के ज्वलंत रंगों में फैल गई है। तितियान के देवदूत असीम दूरियां लांघते हुए एक ऐसे मानसल आनंद को खींच लाते हैं जिनमें रहस्यमय अथवा अशरीरी कुछ भी नहीं है। धरती के ऊपर उड़ते हुए भी जो धरती की गंध और आत्मीयता को नहीं छोड़ पाते, और बरबस मुझे बैरनसन के शब्द याद हो आते हैं। पुनर्जागरण की सच्ची पवित्र संतानें, जिंदगी के भय और ओछेपन से सर्वथा मुक्त। गैलरी में मेरे प्रिय चित्रकारों रैम्ब्रा, हालास और स्टील के भी चित्र हैं, किंतु इतने कम कि भूख नहीं मिटा पाते। सिर्फ एक एल ग्रेको। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे उस समय हुआ जब अचानक गैलरी के एक छोटे से कक्ष में सिर्फ पूसा के चित्र दिखाई दिए। 7 सैक्रामेंट्स का पूरा सेट। निसंदेह कोई भी गैलरी फ्रेंच कलाकार की इन अद्वितीय अमर कृतियों पर गर्व कर सकती है। दीवार के एक कोने में बेलिनी के वे उद्गार उद्धृत किए गए हैं जो उन्होंने 7 सैक्रामेंट्स को पहले पहल देखकर प्रकट किए थे। काश मैं उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख पाता। उस रात पहली बार जहाज के विभिन्न वर्ग आपस में घुल मिल गए और हम देर तक बार में बैठकर बियर पीते रहे, बिना किसी डर या आशंका के, मानो हम प्राग के ही किसी पब में बैठे हों। समुद्र पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्थिर था, किंतु यह स्थिरता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, यह हम जानते थे। शायद इसी कारण अनेक यात्री मृत्यु शैया पर जाने से पहले मुक्ति के इन चंद लम्हों को खुले और अकुंठित मन से जी लेना चाहते थे। लीथ छोड़ने के बाद डेक पर अनेक चेहरे दिखाई देने लगे हैं। इंग्लैंड से अनेक नए यात्री जहाज पर आए हैं। केवल अंग्रेज ही नहीं, विभिन्न देशों के लोग। बार की मेज पर 2 स्विस लड़कियों से परिचय हुआ। उन्हें केवल यह चिंता सता रही थी कि आइसलैंड में अच्छा दूध मिलेगा या नहीं। दूध नहीं मिला तो ज्यादा दिन मैं रह नहीं सकूंगी। दूध के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुर्भाग्यवश बियर पर पाबंदी है, मैंने कहा। बियर से उन्हें खास लगाव नहीं था, अतः इस समाचार से उन्हें कोई विशेष दुख नहीं हुआ। बाद में पता चला उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या हमसे ज्यादा खराब? मैंने मन ही मन सोचा। और वे हिचहाइकिंग द्वारा ही आइसलैंड भ्रमण करेंगी। उस रात के बाद हमने उन्हें आइसलैंड पहुंचने तक नहीं देखा। टॉमस मान के सैनिटोरियम के मरीजों की भांति इस जहाज पर जाने पहचाने लोग अचानक गायब हो जाते हैं और फिर उनके बारे में बातचीत करना बैड टेस्ट माना जाता है। लीथ की बंदरगाह से पुरातत्व शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के अनेक अंग्रेज छात्र छात्राएं जहाज पर दिखाई देते हैं। उनका अपना एक अलग झुंड है और वे हमेशा एक संग घूमते हैं, किंतु हमारे सबसे आत्मीय और दिलचस्प मित्र कुछ पैसिफिस्ट युवक युवतियां हैं जो आइसलैंड में लूले लंगड़े बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने बातचीत करते हुए मुझे बताया कि यद्यपि वे एक ही संस्था के सदस्य हैं, उनमें से हर व्यक्ति को हर समस्या पर अपने स्वाधीन विचार रखने का अधिकार है। उनमें से कुछ लोग आणविक निशस्त्रीकरण कमेटी अध्यक्ष बर्टन रसेल के समर्थक हैं। एक बुद्धिजीवी से दिखने वाले युवक ने, जिनकी लंबी उबड़ खाबड़ दाढ़ी है और जो हमेशा नीली जीन्स पहने रहते हैं, जिसकी जेबों में किताबें भरी रहती हैं, बीटनिक कवि, मैं सोचता हूँ, मुझे देखते ही तपाक से हाथ मिलाया है। मैंने आपको नहीं कहीं देखा है। क्या आप एल्डर मास्टन मार्च में तो नहीं थे? नहीं, उन दिनों मैं इंग्लैंड में नहीं था, लेकिन शायद आपने मुझे ट्रिफाल्गर स्क्वायर में देखा होगा। कभी कभी मैं वहाँ जाया करता था। काफी देर तक हम लंदन के बारे में बातचीत करते रहे। वह भी मेरी ही तरह डेकवासी थे। अक्सर बहसों के दौरान वह एक तरफा निशस्त्रीकरण के समर्थक थे। मैं चुपचाप उनके तर्क सुना करता था। बीच के उन दिनों में देर रात तक डेक पर लंबी और कभी कभी उत्तेजनापूर्ण बहसें हुआ करती थी। लगभग सभी डेकवासी इनमें भाग लेते थे। एक तरफा निशस्त्रीकरण, जो सबसे ज्यादा जलता प्रश्न था, से लेकर आइखमैन के मुकदमे तक, न प्रश्नों की कमी थी न समय का अभाव।
हमें काफ़ी ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता था ताकि हमारी आवाज़ लहरों से ऊपर उठ सके। हमारा जहाज अटलांटिक सागर के बीच आ चुका था। जितना ही अधिक वह उत्तर की ओर सरकता जाता था, रातें ज़्यादा सफ़ेद होती जाती थीं। एक असीम उजाला, रात और दिन की सीमा रेखा दिन पर दिन धुंधली होती जा रही थी। अक्सर हम आधी रात तक अपने अपने स्लीपिंग बेड में लिपटे डेक पर लेटे रहा करते थे। बार की बत्ती बुझ जाती थी, फर्स्ट क्लास के केबिन अंधेरे में डूब जाते थे और चारों ओर एक घना गहरा सन्नाटा घिर जाता था। सिर्फ लहरें थीं जो कभी चुप नहीं होती थीं, किंतु अब हम उनकी ओर से निरासक्त हो चले थे। हम लेटे रहते और धीरे धीरे तारों से आकाश भरने लगता। जुलाई का नीरव उजला आकाश, आकाश और बहुत पुराना अतीत, हर एक की अलग स्मृतियां, और हम डेक पर लेटे एक दूसरे की सांस सुनते रहते। नींद नहीं आती थी। तब अचानक कोई धीमे, बहुत धीमे स्वर में गाने लगता था। कोई जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी गीत, कोई लोकप्रिय धुन, और धीरे धीरे दूसरी आवाज़ें पहली आवाज़ के संग मिलने लगती। या कभी इंटरनेशनल ब्रिगेड का कोई प्रयाण गीत जो मुद्दत पहले स्पेनिश गृह युद्ध के ज़माने में गाया जाता था, या टॉम ब्राउन्स बॉडी लाइज अ मोल्डरिंग इन द ग्रेव, या फिर अवांती पोपोलो जिसे गाते समय समूचा जहाज गूंजने लगता। या कभी कभी बहुत पुराना जहाजियों का गीत जो हमें हमेशा उदास कर देता। माई बॉनी इज ओवर द ओशन, माई बॉनी इज ओवर द सी, ब्रिंग बैक माई बॉनी टू मी। मेरा यार सागर में है, मेरा यार समुद्र में है, बुला दो ओ मेरे यार को बुला दो। ऐसी ही एक रात थी जब बर्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह डेक पर राधा कृष्णन की पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पढ़ रही थी। मैंने उसे कभी अपने केबिन में जाते नहीं देखा था। मुझे लगता था कि वह रात के समय भी डेक पर सोती थी। वह पैसिफिस्ट संस्था की ओर से आइसलैंड जा रही थी। उसे यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ था कि मैं प्राग से आ रहा हूँ। क्या यह कम्युनिस्ट देश नहीं है? उसने मुझसे सिगरेट मांगी। दिया सलाई जलाते समय मैंने क्षण भर के लिए उसके गंभीर चेहरे को देखा। कुछ देर तक हम चुपचाप सिगरेट पीते रहे। कितने अरसे से आप पैसिफिस्ट संस्था में काम कर रही हैं? 2 साल पहले घर छोड़ा था, तब से मैं वापस नहीं गई। आपको यह काम भाता है? एक क्षण तक वह चुप रही। मैंने कभी नहीं सोचा इस प्रश्न के बारे में। जो भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ करती हूँ, फिर भी बहुत कम, उससे बहुत कम जितनी ज़रूरत है, जितना कर सकती हूँ। डेक लगभग खाली हो गया है। ऊपर फर्स्ट क्लास के किसी केबिन में ग्रामोफोन पर कोई रिकॉर्ड बजा रहा है। कभी कभी लहरों के बीच इक्के दुक्के सोते हुए यात्रियों की सांस सुनाई दे जाती है। काफ़ी लंबा अरसा है, 2 वर्ष। ज़्यादा लंबा नहीं है यदि उम्र लंबी हो, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे कभी अपने निर्णय पर खेद नहीं हुआ। 2 साल पहले मैं कुछ भी नहीं समझती थी, महज दिन रात एक फिजूल सी बेचैनी महसूस करती थी। और अब वह क्षण भर रुकी, मानो शब्दों को टटोल रही हो। और अब कभी कभी लगता है जैसे मैं अपनी तरफ से जिंदगी को मानी दे रही हूँ। अपनी तरफ से? हाँ, क्योंकि सूक्ष्म अर्थ में मुझे अपने काम से ज्यादा सुकून नहीं मिलता। उसकी आवाज हल्के से सिहर गई। पिछले साल मैं अल्जीरिया गई थी, सिर्फ चंद हफ्तों के लिए। गांव के गांव तबाह हो गए हैं वहाँ। हजारों आदमी बिना घर बार के, सड़कों पर भूखे और बीमार बच्चे। मानव उत्पीड़न पहली बार मुझे इस शब्द के सही मानी पता चले। उससे पहले मैं सिर्फ अखबारों में पढ़ती थी अल्जीरियाई शरणार्थियों के बारे में। तुमने भी पढ़ा होगा। लेकिन जब तक हम आंखों से नहीं देखते, कभी नहीं जानते। इतना भयानक। लंबी देर तक हम चुपचाप लहरों की आवाजें सुनते रहे, और हम जो उनकी सहायता के लिए गए थे, उनकी पीड़ा के सामने बिल्कुल निसहाय थे। कभी कभी सोचती हूँ, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? लौ आवरण के पीछे लोग क्या सोचते हैं? आप तो जानते होंगे। लौ आवरण के पीछे मैं कुछ चौंक सा जाता हूँ। शायद आपको आपत्ति है इस शब्द पर, उसने कुछ खेद भरे स्वर में कहा। नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आकाश की ओर निहारते हुए अचानक प्राग की याद हो आती है। फर्क पड़ता है मेरे लिए, और नहीं भी। अगले वर्ष मेरा भारत जाने का इरादा है। आजकल मैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पढ़ रही हूँ। क्या सोचती हैं आप इस बारे में?
बहुत आकर्षक, आपका दर्शन अद्भुत है। कभी कभी सोचती हूँ आज के संकट का हल आपके देश में मिल सकता है। मैं चुप रहता हूँ। आप शायद ऐसा नहीं सोचते। मुझे आपकी बात याद आती है, जब तक हम आंखों से नहीं देखते कभी नहीं जान पाते। उस रात बात आगे नहीं बढ़ी, वह डेक पर ही सो गई थी। बार से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं डेक पर। मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हूँ और उन छायाओं को देख रहा हूँ जो डेक के इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। समय का बोध बहुत पहले खत्म हो चुका है। रात सूरज के संग संग चलती है और अंधेरे के कण इतने महीन हैं कि मुट्ठी में आते ही उंगलियों से फिसल जाते हैं। और दिन का उजाला रात को धकेलता नहीं, उसे केवल एक उदास गुलाबी रंग में भर देता है। और समुद्र है जो हमेशा संग है, एक विराट रहस्य की मानिंद, तटस्थ उतना ही जितना समय, जिसके अब कोई मानी नहीं रह गए हैं। लेकिन घड़ी की सुइयां अब भी घूमती हैं, पुरानी आदत से मजबूर। अब 11:30 बजे हैं। मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हूँ और रोशनी इतनी है कि लिख सकता हूँ। वैसा लिखना नहीं जो कभी हम अंधेरे में लिखते हैं और पढ़ नहीं पाते। मैं पढ़ता हूँ जो कुछ देर पहले लिखा था। लिखा है, भोजन के बाद हम डेक पर बैठे थे हर रोज की तरह। अचानक देखता हूँ लड़के लड़कियों का एक छोटा सा गुच्छा डेक के बंगले के पास सरक आया है। वे अत्यंत उत्तेजित और उत्सुक दिखाई देते हैं। वे अपनी अपनी दूरबीन से समुद्र के पश्चिमी छोर की ओर देख रहे हैं, उस ओर जहां समुद्र का धूमिल शोर आकाश में खो गया है। मैं स्लीपिंग बेड से उठकर जंगले के पास चला आया हूँ। मुझे अभी तक उनकी उत्सुकता और उत्तेजना के कारण नहीं मालूम हो सका है, किंतु फिर भी उनकी निगाहों का अनुकरण करती हुई मेरी आंखें उस बिंदु पर जा रुकी हैं जहां सबकी आंखें टिकी हैं। समुद्र के छोर पर क्षितिज के संग संग एक बहुत ही हल्की मटमैली सी रेखा दिखाई देती है। भूमि। अचानक विश्वास नहीं हो पाता। वह एक बहुत फीका सा धब्बा है, बहुत ही नरम और छुई मुई सा, जो बादल भी हो सकता है। एक बार दिखाई दिया और फिर अचानक आकाश और समुद्र के अंतहीन फैलाव में खो गया। लेकिन उसका खोना महज निगाहों का भटकाव था। कुछ क्षणों बाद वह फिर उभर आया था और इस बार वह इतना नरम और धुंधला नहीं था। अब तक जो धूमिल रेखा जान पड़ती थी वह अब एक ठोस पथरीली सफेदी में बदल गई थी, बादलों से कहीं अधिक ठोस। सहसा हम सबकी सांस जैसे रुक सी गई। हम अनायास चुप हो गए थे और हमारी भूखी निगाहें बीच का अंतराल निगलते हुए स्तंभित सी ठिठक गई थी एक सुदूर बिंदु पर। और तब सबके हाथ अनायास एक ही दिशा में उठ गए। समुद्र के छोर पर एक विराट सफेद सी चीज धीरे धीरे ऊपर उभर रही थी, जैसे समुद्र की अंतहीन गहराइयों को चीरती हुई कोई जलपरी ऊपर आ रही हो, स्तब्ध, सफेद, निरावृत। आइसलैंड का पहला ग्लेशियर। सब अपने अपने कैमरों के लिए कैबिनों में भाग रहे थे। समुद्र के परे, जल पर तिरते धूप के दीपों परे एक धनुषाकार रेखा फैल रही थी, नंगे निरावृत उरोजों की भांति, सफेद और सुडौल। मीरदल स्योकुल, मीरदल का ग्लेशियर। ग्लेशियर की चौड़ी दरारों के बीच रुई के गोलों से बादलों के गुच्छे सिमट आए थे और ऊपर फैला था जून का आकाश। तब रात के 10 बज रहे होंगे, किंतु ग्लेशियर की बर्फ उस समय भी सूरज की महीन पीली धूप में चिलमिला रही थी। सोचता हूँ न जाने उन वाइकिंग्स ने क्या सोचा होगा। 1000 वर्ष पहले ऐसी ही शाम ग्लेशियर को अचानक आंखों के सामने पाकर, आतंक और आलोक में लिपटी हिमशिलाएं, लहरों के हहराते कर्णभेदी क्रंदन के ऊपर एक रहस्यमय सफेद शांति। सोचा होगा वे समय और स्पेस के अंतिम छोर पर आ पहुंचे हैं। कुछ देर बाद एक दूसरा ग्लेशियर दिखाई देता है, एय्याफयात्ल योकुत्ल पर्वत द्वीपों का ग्लेशियर। ये पर्वत आसपास के प्रदेशों में बिल्कुल अकेले हैं, तभी इन्हें पर्वत द्वीप कहा जाता है। इन पर्वतों का एक खंड किले की दीवार सब समुद्र के आर पार खड़ा है। कुछ निकट आने पर आश्चर्य होता है, इसी दीवार के बीचों बीच एक चौड़ा सुराख दिखाई देता है। सदियों में समुद्र की लहरों के अनवरत प्रहार से चट्टान बीचों बीच कट गई है। पहाड़ी का नाम है दीर होलेव, पर्वत द्वार। दीर मतलब दरवाजा, होल मतलब पहाड़ी। सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक और ताजगी दौड़ आई है, एकदम पुनर्जीवन।
पिछले दिनों की थकान और उन्नीदापन, अकेलेपन और अकुलाहट का कहीं छोटा सा चिन्ह भी दिखाई नहीं देता। केबिन खाली पड़े हैं और मृत्युशैयाएं उजाड़। डेक पर मेला सा लग गया है। पुराने खोए हुए चेहरे फिर से दिखाई देते हैं। आइसलैंड अब दूर नहीं है। इस एक वाक्य को अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है, कुछ ऐसे गर्व और गौरव के संग मानो हम एलिजाबेथ काल के साहसी समुद्री एडवेंचरर हों, जिन्होंने बीहड़ जोखिमों का सामना करते हुए किसी नए देश को खोज निकाला है। और अब आधी रात है। हवा का वेग अचानक बहुत कम हो गया है। डूबती रोशनी में सब कुछ डूब रहा है। यह जहाज पर आखिरी रात है। रात भी नहीं, महज चंद घंटे। हम देर तक बार में बैठे रहे थे। थॉरगेयर ने आइसलैंडी कवि स्टेनर की कुछ कविताएं सुनाई थी, ग्लेशियर के बारे में, बर्फ और टिमकती उत्तरी रोशनियों के बारे में। स्टेनर कितनी बार प्राग के पबों में बैठकर थॉरगेयर ने उसकी कविताएं सुनाई हैं, किंतु मैं बार में अधिक देर तक नहीं ठहर सका। कंबल लपेटकर मैं नीचे सीढ़ियों पर बैठ गया हूँ। डेक अब वीरान हो गया है। कभी किसी कोने से जहाज का कोई कर्मचारी सीटी बजाता हुआ निकल आता है, अंधेरी छाया सा। ऊपर बार में कोई गिटार बजा रहा है, अंधेरे में भटकती अकेले गिटार की धुन। फर्स्ट क्लास के केबिन से एक अधेड़ व्यक्ति नीचे उतरे हैं। आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहे हैं। जान पड़ता है बहुत पीली है। जान पड़ता है इस रात लगभग सब यात्री बियर में डूबे हैं। न जाने फिर कब नसीब हो। सीढ़ियों के पास आकर उनके लड़खड़ाते पांव सहसा ठिठक गए। एक क्षण तक वह मुझे घूरते रहे, काफी विस्मय और कुतूहल से। फिर थिएटराना अंदाज में दूर धूमिल पड़ते ग्लेशियर की ओर हाथ फैलाकर गुर्राए। भाया, भाया। मैंने सम्मति में सिर हिलाया। आप क्या ग्रीनलैंड से आए हैं? मैं हंसने लगा। न जाने आज तक कितने लोगों ने मुझे कितनी जातियों का सदस्य बनाने का गौरव प्रदान किया है, मंगोल, तिब्बती, कोरियाई, जिप्सी, किंतु कोई मुझे एस्किमो भी समझ लेगा, इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। हिंदुस्तानी? उन्होंने तनिक संदिग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर मेरे बहुत निकट आकर धीमे गोपनीय स्वर में बोले, आप जानते हैं, वाइकिंग्स हजारों साल पहले यहाँ आए और आधे तो रास्ते में ही खत्म हो गए। कुछ देर तक वह रहस्य भरी निगाहों से मेरी ओर देखते रहे, शायद यह जानने के लिए कि मैं सचमुच भयभीत हो गया या नहीं। फिर जेब से बोतल निकाली, एक लंबा घूंट लिया और डगमगाते लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गए। तारे, लहरें, कांपता हुआ डेक और मध्य रात्रि का भुतैला आलोक। दूर से रोशनियों का झुरमुट दिखाई देता है। हमारे जहाज की गति बहुत धीमी पड़ गई है। थॉरगेयर से मालूम हुआ कि हम वेस्टमैन आइसलैंड के पास से गुजर रहे हैं। बाईं ओर छोटे छोटे लिलीपुटियन मकानों की बस्ती दिखाई देती है। धरती के नन्हे से अंश पर चारों ओर छितरी हुई छतें, पीली धूमिल रोशनी में झिलमिलाती दीवारें, अकेली वीरान बस्ती जिसके चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है, और लंबी भीमकाय चट्टानें, धुंध की जामुनी चादर जो इतनी झीनी और पतली है कि उसके पीछे हर चीज मायावी सी जान पड़ती है। लहरों में भीगती, डूबती और सरसराती सी एक अयथार्थ लोक की धुंध। चट्टानों के शिखरों पर घास के कुछ टुकड़े हैं जिन पर सागर पक्षियों का झुंड चक्कर काट रहा है। उनकी छाया नंगी चट्टानों पर मंडराती है और गायब हो जाती है। रात के धुंधल के आलोक में उनके फड़फड़ाते डैने जैसे किसी बहुत पुराने दुस्वप्न के स्मृति अंश हो। मध्य रात्रि की डूबती धूप में डबडबाए दीप, एक जबरदस्त चाह, सब कुछ एक स्वप्निल अशरीरी छायालोक में लिपटा जान पड़ता है। लेकिन देखो तो कुछ भी स्वप्निल नहीं, कुछ भी अशरीरी नहीं। अपने अनुभव पर ही अविश्वास होता है। क्या हम छू सकते हैं, पकड़ कर रख सकते हैं उसको जो कभी दिबुसी की सिम्फनी सागर में छलछला आया था? स्वप्नों का, स्वरों का फेनिल आलोक, फड़फड़ाहट दिल की, पंखों की, क्रंदन अपने निजत्व की सीमाओं को तोड़ता है एक मदमाता ज्वार, और एक अजीब सी चाह जिसका कोई तुक और अर्थ नहीं। एक चाह उस सीमा तक जहां मृत्यु है और फिर कुछ भी नहीं। परिंदे हैं जो चट्टानों के ऊपर उड़ते हैं, लहरों की चित्कार के ऊपर, समूचे समुद्र को चुनौती देते हुए। सोचता हूँ ऐसे ही किसी अकेले और उदास, बहुत अकेले और उदास क्षण में
गोरकी ने तूफानी पेट्रोल को देखा होगा। और तब अचानक मैं चौंक जाता हूँ। सूर्योदय, बिल्कुल अचानक, बिना किसी आहट के। हवा में, आकाश में एक बहुत नरम और स्निग्ध आलोक फैल जाता है। धुंध मिल रही है, घुल रही है, और दूर से रिक्याविक की बहुत धूमिल सी रूपरेखा समुद्र के ऊपर उभरती सी दिखाई देती है। एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता। सोचता हूँ, क्या यह वही सूरज है जो अभी अभी डूबा था? रिक्याविक की आउटर हार्बर सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही है। छोटी छोटी बूंदें डेक पर टप टप गिरती हैं। समुद्र बिल्कुल शांत है, जैसे उसका सब गुस्सा, सब क्षोभ घुल गया है। सब लोग अपने बिस्तर बक्सों को डेक पर ले आए हैं। हर कोई अपनी नोटबुक में एक दूसरे का पता लिख रहा है। न जाने फिर कब मिलना हो। दूर सुबह की धुंध के ऊपर रिक्याविक की लाल, नीली, हरी छतें दिखाई देती हैं। लगता है यह शहर दुनिया के अंतिम छोर पर बसा है, जिसके परे कुछ भी नहीं है, समय और शून्य की सीमा पर। थॉरगियर ने उंगली से अपना घर दिखाया है, नेशनल थिएटर के पास। सागर पक्षियों ने हमारा संग फिर पकड़ लिया है। समुद्र से कुछ ऊपर जहाज के संग संग उड़ते हैं सफ़ेद स्वप्नों से। उनके पंख फड़फड़ाते हैं हवा और बारिश में। शहर की छतों के परे पहाड़ हैं, समुद्र को पेटी से बांधे हुए, और उनके बीच कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े दिखाई दे जाते हैं। बर्फ जो अभी तक नहीं पिघली है। पहाड़ समुद्र के कितने पास, और समुद्र जहाँ इतनी स्मृतियां दबी हैं, सागा ग्रंथों की पुरानी और कालातीत। मैं डेक पर खड़ा हूँ। अचानक मुझे एक आइसलैंडी कविता की पंक्तियां याद हो आती हैं। दूर समूचा शहर बारिश में भीग रहा है।